Hello everyone, my name is Surbi Tiwari and I welcome you all on my channel Science सरल। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वीडियो देखी हो, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस किया था, जो कि बैक्टीरिया, हमने उसका एक एग्जाम्पल लिया था, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। बट आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट सेल को पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूकैरियोटिक सेल को भी पढ़ना। आपके कोर्स में सेल बायोलॉजी में आप लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ते हैं। These both cells are the example of eukaryotic cell। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस क्विक वीडियो में फटाफट से यूकैरियोटिक सेल का मैं एक डायग्राम बता दूं, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर उसके फंक्शंस भी कवर कर लेंगे। तो इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए पॉइंट्स भी आपको पता चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, द यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर मैं प्लांट सेल के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, यानी वो सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मिलता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप मिलेगा, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, डीएनए और कह सकते हैं कि पूरा ही कंबाइंड, क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट, पैक्ड मटेरियल मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो इसी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, और सबका काम अपना अपना डिवाइड होता है। ठीक, तो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउंड्री बना के रखी हुई है। ट्रू न्यूक्लियस यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यू मतलब ट्रू, एंड कैरियोटिक यानी कैरियन वर्ड से ड्राइव्ड है ये, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने कॉपी में भी इसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने सेल वॉल बनाई है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल्स, तो उनके अंदर सेल वॉल मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक थिन लेयरिंग और होती है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, तो ये वाली जो है, ये सेल वॉल है, इट इज डेड। सेल वॉल इज डेड, एंड इन प्लांट्स इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लाइन कर दिया है। ये डेड लेयर है, इसमें बहुत सारा पैक्टिन, सुबेरिन और सेल्यूलोज इसके अंदर धसा हुआ होता है, दैट इज व्हाई इट इज डेड। तो सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का। और अगर ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ही हार्ड है, तो ऑब्वियसली इसका काम क्या होगा? सेल को प्रोटेक्ट करना इसका काम रहेगा। ये सबसे आउटर वॉल होती है। इफ वी टॉक अबाउट दिस लेयर इज नोन एज, वन सेकेंड, ये मार्कर यार इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं। सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हेल्प करती है सेल को ट्रांसपोर्ट में कई, क्योंकि आपको पता है कि एक सेल कभी भी अकेले काम नहीं करती। एक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में एक सेल कभी भी अकेले काम नहीं करती, उसको सिग्नलिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन करना होता है, ब्रेन से मैसेजेस रिसीव करने होते हैं, उसे कई सारे सेल प्रोडक्ट्स को बाहर सिक्रीट करना होता है। तो देर आर सेवरल वर्क फॉर अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू डू। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिएबिलिटी ऑफ सेल। तो कोई सेल कितना ज्यादा प्रोडक्ट को निकाल सकता है, कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, यही परमिएबिलिटी कहलाता है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी से प्लाज्मा, पी से परमिएबिलिटी, आप याद रख सकते हैं। अब हम अंदर चलेंगे, देखिए हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक, तो अब हम अंदर चलेंगे तो हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी मिलेंगे, बट पहले मैं आपको न्यूक्लियस बता देती हूँ। ठीक, let's draw nucleus with these small projections। if is it visible? yes, ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है। अभी हम ड्रॉ करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। कई सारे होते हैं इस तरह के प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यही एनलार्ज और एनफोल्ड होकर इस तरीके के प्रोजेक्शंस बनाती है, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, तो एक एक करके लिखेंगे। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, द मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच सराउंड्स द होल न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर ही हम लोग कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक। इसको भी लिखवा देती हूँ। देखिए जो सेल में भरा हुआ है इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, जितना भी सेल में सैप भरा हुआ है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और जितना भी कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, ठीक, बहुत सारा पानी होता है, इट्स अ लिक्विड, ठीक है। ये एक ओपेक लिक्विड है जो कि सेमी लिक्विड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारी सॉलिड चीजें भी होंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को प्लस करके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को प्लस करके हम क्या कहते हैं कि एक पूरा सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म से भरा हुआ है। क्या टर्म मैंने बताया, प्रोटोप्लाज्म। ओके, मेरे चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है दो तीन वीडियोस पहले, उसमें मैंने डिस्कवरीज और डिस्कवरर्स के बारे में डिस्कशन किया है। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनली किसने डिस्कवर किया था, तो मैंने उसमें ये डिस्कस कर रखा है। आप वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। इट्स डिस्कवरर एंड डिस्कवरीज के बारे में। यहाँ मैं मेरा जो फोकस है वो डिस्कवरीज और डिस्कवरर्स पे ना होके फंक्शंस पर है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अलावा एक गोल स्ट्रक्चर आपको हमेशा दिखेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। मैं यही लिख रही हूँ, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारा डीएनए। क्या मिलेगा, बहुत सारा डीएनए इस तरह से मिलेगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है, इसको आप क्रोमेटिन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जो कि बहुत सारा नेटवर्क है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए पूरा का पूरा कॉइल्ड हो रखा है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दे रही हूँ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होगा, ठीक। यहाँ पर है जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, ये राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, राइबोसोम सिंथेसिस इसका काम है, ठीक है। राइबोसोम्स को बनाता है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। किसी भी प्रोटीन को बनाने का जो काम है वो राइबोसोम करते हैं, ठीक। इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। और एक चीज और, राइबोसोम्स को हम पैलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं, इसको अलग से लिख लेना। देखो इस तरह सजे हुए रहते हैं राइबोसोम्स ईआर के ऊपर, क्योंकि यही तो राइबोसोम्स को बना रहा है। इस तरीके से बीडेड आपको दिखेंगे और कुछ आपको फ्री दिखेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में फ्री दिखेंगे। तो ये क्या है, राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। इतना समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, मैं ओरली बता रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर दो तरीके के होते हैं। एक वो जहां पर आपको राइबोसोम नहीं मिल रहा है, तो देखो कितने स्मूथ है, राइट, कितने स्मूथ है। तो इन्हीं को हम कहते हैं SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे क्या होता है, राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं, वो रिलीज नहीं होते, ठीक, चिपके हुए रहते हैं। तो ये देखिए सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को हम कहते हैं रफ ER, RER, ठीक है, रफ ER। इतना समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे बाकी सारे स्ट्रक्चर्स की। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस ताकि हमें क्लियर बोर्ड मिले बाकी सब चीजें डिस्कस करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बनाने वाली हूँ, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। आई थिंक रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर, एक मिनट, यहाँ बना देंगे हम, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं तो इनका कोई पोजीशन डिसाइड नहीं है, बट न्यूक्लियस में नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके का हम इसको बनाएंगे ऐसे करके। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ATP पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज ये क्या करता है, ATP को सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो इसे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक।
माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन यहाँ करना चाहूंगी। इसकी खोज करी थी कोलेकर ने और नाम दिया था इसको सी बेंडा ने। ठीक, तो कोलेकर ने इसकी खोज करी थी और इसको क्या बोला उन्होंने, एटीपी हाउस या एटीपी सिंथेसिस हाउस या पावर हाउस, कई तरह से लिखा जा सकता है इसको। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एनर्जी करेंसी यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस यहाँ पर होता है। और ये एनर्जी करेंसी, जैसे कि रुपया है इंडिया की करेंसी, भारत में सब जगह रुपया चलता है, उसी से सारा काम होता है। इसी तरीके से एटीपी भी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है जो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक, यहाँ पर एनर्जी स्टोर कैसे होती है, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली फॉर अ सेल। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे किसी सेल में, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल तरह से काम कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज और है, इसके पास खुद का डीएनए होता है। आई रिपीट, इसके पास खुद का डीएनए होता है। इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, यानी अर्ध स्वायत्त अंग इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ प्रोटीन्स अपने आप ही बना लेता है। ये अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए ये पूरी तरह से सेल पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। यानी कि कुछ चीजें ये खुद से बना लेगा, कुछ ये सेल से ले लेगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, इस पर स्टार बना के लिख लो, चाहो तो अलग से लिख लो। इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन की कैटेगरी में एक चीज और आती है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड होता है, स्ट्रोमा होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये सिर्फ प्लांट के अंदर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, उन्हीं में तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। अगेन क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। ठीक, ये भी, इसके पास भी अपना डीएनए होता है और ये आधे प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज कर लेगा और आधे के लिए ही सेल पे डिपेंडेंट है। इसका काम क्या है, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या मिल रहा है, एक पिगमेंट मिल रहा है, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से ही प्लांट्स हमें ग्रीन दिखते हैं, उसी से फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि वही लाइट को ट्रैप कर पाते हैं। ठीक, लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं क्लोरोफिल, जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो कि लाइट रिएक्शन में काम आते हैं। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस का साइट है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, ये मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलेगा। और मैं यहाँ पर आपको प्लांट सेल ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेल वॉल बनाई हुई है जो कि सिर्फ प्लांट में मिलेगी। अब इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स मिलेंगे। क्या है ये वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम क्या है, ये खाली थैले हैं जो कि सेल का कंटेंट अपने अंदर भरते रहते हैं। ठीक है, जिसको सेल सैप भी बोल देते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर भरी हुई होती हैं, सेल सैप। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैक्यूल से बनता है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बनाओ, क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं पता होता व्हाट इज टोनोप्लास्ट। सो टोनोप्लास्ट बेसिकली इज द मेम्ब्रेन, इट्स द आउटर बाउंड्री ऑफ अ वैक्यूल। और बड़ी बड़ी वैक्यूल्स आपको कहाँ मिलेंगी, प्लांट्स के अंदर मिलेंगी। और मे बी छोटी छोटी वैक्यूल या वैक्यूल एब्सेंट भी होती है कुछ एनिमल सेल्स में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो हमने अभी अभी यहाँ पर वैक्यूल की बात करी, अब हम बात करेंगे इस तरीके के स्ट्रक्चर की। सी, like this, it's a complex of several vacuoles, a small vacuoles, visible है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आई थिंक मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके अंदर कई सारी सिस्टर्नीज होती हैं। क्या होती है, सिस्टर्नीज। हर एक एक वैक्यूल को, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स, तो इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी वैक्यूल होती हैं। हर वैक्यूल को हम सिस्टर्नी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिस्टर्नीज। ठीक, इसका काम क्या है, ये है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस
ऑफ सेल। ठीक, सेल का ट्रैफिक पुलिस है ये। इसका काम है आवागमन को देखना। आवागमन का मतलब जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोटीन, जो भी वाटर कंटेंट सेल में बन रहा है या सेल में जमा हो रहा है, ये उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी बना, इसने इसको ट्रैप किया और यहाँ पर जाकर बर्स्ट हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर ये कॉम्प्लेक्स बर्स्ट हो जाता है। ठीक, और बर्स्ट हो जाएगा तो सारा कंटेंट ये सेल के बाहर फेंक देगा। ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो काम ही है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे सब चीजों से। ठीक, हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। कैमिलियो गोल्गी यानी सी गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स में बता चुकी हूँ आपको, बट मैं स्टिल आई एम राइटिंग इट हेयर क्योंकि राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको एक चीज और बतानी है। देखिए, राइबोसोम इस तरह से दो कॉम्प्लेक्सेस के बने हुए होते हैं। ठीक, ओके। बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था 70s काइंड ऑफ राइबोसोम हमें मिलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर 80s टाइप मिलता है, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। और अगर हम इनको सब यूनिट्स में बांट दें, देखिए मैंने कैसे बनाया है, एक छोटी सब यूनिट है, एक बड़ी सब यूनिट है। ठीक, अगर मैं इस 80s को बांटूं तो मैं कैसे बांटूंगी, इसको बांटूंगी 40s और 60s में। इसमें मैथ्स मत लगाइएगा कि ये 60 और 40 तो 100 हो रहा है, इसमें मैथ्स नहीं लगानी है। ठीक है, तो छोटा वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो 40s का होता है और ये जो 60 वाला है ये सॉरी ये जो बड़ा वाला है ये 60s का होता है। तो 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स भी यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेंगे। अगर आप बैक्टीरियल सेल, आपको याद हो मैंने जैसे पढ़ाया है, उसमें इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस नहीं किया था एक्सेप्ट राइबोसोम्स, राइट, क्योंकि वहां होते ही नहीं है। ठीक, और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। रिपीट आफ्टर मी, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर आपको कवर कराने की कोशिश करी है। अब देख लेते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सभी कवर कर लिया है, बट लेट मी चेक। ये बता दिया, डीएनए बता दिया, ये सब बता दिया। हाँ, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स वो यहाँ पर नहीं मिलते। मैं आपको लिखवा देती हूँ, देखिए, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे तो प्लांट सेल में जो मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। बट लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रियोल्स एंड लाइसोसोम्स। देखिए, हम प्लांट सेल पढ़ रहे हैं, ये यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक, बट मैं अलग से लिखवा देती हूँ, सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैले। जब भी सेल में कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है या मान लीजिए कोई पैथोजन इसके अंदर आ गया जो सेल की सभी प्रोसेसेस को ऑल्टर कर रहा है, अल्टीमेटली परेशानी क्रिएट हो गई और सेल उसको हील नहीं कर सकती, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। ये बैग्स हैं, बेसिकली दे आर वैक्यूल्स। इनके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जैसे कि प्रोटीएजेस हो गया है ना, और प्रोटीएसेस हो गए, हाइड्रोलेसेस हो गए, कई सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो डाइजेशन का काम कर लेते हैं और इन सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये जैसे ही ब्लास्ट होगा, ये जैसे ही ब्लास्ट होगा, ये सारे एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे सेल के अंदर और इन सब का डाइजेशन कर देंगे। अल्टीमेटली दे आर कॉजिंग या सेल डेथ, सेल डेथ। ठीक है, सेल खुद ही सुसाइड कर लेती है अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ओके, और हमारे अंदर क्योंकि मिलियन ऑफ सेल्स हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता अगर एक आध सेल डाइड हो जाए। तो ये फीचर है एनिमल सेल का। उसके अलावा सेंट्रियोल्स, देखिए सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो सेल डिवीजन का, तो माइटोसिस और मियोसिस इन दोनों में ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करते हैं, राइट। तो सेंट्रियोल्स उन स्पिंडल फाइबर्स या एस्ट्रल रेजिस के फॉर्मेशन में काम आते हैं। ये भी प्लांट्स में नहीं मिलते हैं। ठीक, इसलिए मैंने ये दोनों ही यहाँ पर डिस्कस नहीं करे हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मुझे लगता है मैंने प्लांट सेल में सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, और ये एक कंप्लीट डायग्राम है प्लांट सेल का। और कोई भी चीज़ एक ही नहीं मिल रही, देखिए बहुत सारी होती हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक एक डायग्राम ही बनाकर बताया है। आप चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं और भी बना सकते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट भी बहुत सारे होते हैं, वैक्यूल्स भी बहुत सारी होती हैं। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।
अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कि मिस हो गया है, आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वीडियोज़ के, तो आप बेल आइकन को प्लीज़ यूज़ करिए, उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए आप साइंस सरल के साथ। थैंक यू सो मच।